नमस्कार। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए बयान पर भारत ने गुरुवार को स्पष्ट तौर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीद को बंद कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की आयात नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय होती है। रणधीर जायसवाल ने बयान में कहा कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक देश है। अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी ऊर्जा नीति का उद्देश्य स्थिर मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण कर रहा है ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो। हम लगातार अपनी ऊर्जा आपूर्ति का आधार व्यापक बना रहे हैं और बाजार की स्थितियों के अनुसार विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही रणधीर जायसवाल ने जोड़ा कि बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे लागू होगी, लेकिन जल्द इसका असर दिखाई देगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि रूस से कोई तेल की खरीद नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा कदम है और अब हमें चीन से भी यही करने के लिए कहना होगा। हालांकि भारत सरकार ने इस आश्वासन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रूस के नई दिल्ली स्थित राजदूत डेनिस अलिपोव ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भारत और रूस के ऊर्जा संबंध भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर संभाल रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग मजबूत हो रहा है और यह रिश्ता किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होने वाला। भारत लंबे वक्त से ये स्पष्ट करता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद की नीति किसी एक देश के दबाव में नहीं, बल्कि बाजार की वास्तविकताओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर आधारित है। और अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात की राजनीति में आज एक बड़ा फेरबदल हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पूरी कैबिनेट ने अपना इस्तीफा दे दिया। जी हां, मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से त्यागपत्र सौंप दिया है, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अब नई कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज रात ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करेंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 17 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और ये फेरबदल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नई सियासी दिशा को तय कर सकता है। अब देखना होगा कि नई टीम में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं और बीजेपी इस बदलाव से क्या संदेश देना चाहती है। तो फिलहाल गुजरात की राजनीति में हलचल तेज है। आज इस्तीफों की गूंज है, कल नई कैबिनेट की शपथ ग्रहण होगी। सियासत के इस बड़े बदलाव पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार के चुनावी दौरे पर पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने दानापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस सभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का रिश्ता केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। यह रिश्ता उतना ही अटूट है जितना भगवान राम और माता जानकी का संबंध। इस दौरान महागठबंधन पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ परिवार कल्याण है। वहीं दानापुर की भीड़ से मुखातिब होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आरजेडी और कांग्रेस में सिर्फ परिवार कल्याण है। हमारा परिवार आप सब लोग हैं। यूपी में जो माफिया कभी सत्ता के इशारे पर चलते थे, वो अब जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। आरजेडी के सहयोगी सपा की भी आज क्या स्थिति है, ये सभी को पता है। योगी आदित्यनाथ ने मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में बिहार में विकास और स्थिरता दोनों आई है। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने विकास करके दिखाया है।
बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को टिकट दिया है। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सतीश यादव ने साल 2010 में राघोपुर से राबड़ी देवी को हराया था। तीसरी लिस्ट के साथ ही बुधवार को एक दिन में बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। पहली लिस्ट में 71, दूसरी लिस्ट में 12, जबकि तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी की एक और चर्चित उम्मीदवार असम कैडर के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, जिन्हें बक्सर से टिकट दिया गया है। वो पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़े थे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भी अपने 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार चुनाव को लेकर अपने पूरे 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जारी इस सूची में पार्टी ने सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों को तय किया है। खास बात यह है कि इस बार जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश की है। वहीं जेडीयू की पहली लिस्ट कई युवा चेहरों को जिनमें मौका दिया गया। जेडीयू ने इस बार टिकट बंटवारे में महिलाओं, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज समेत सभी समाज के लोगों को बैलेंस करते हुए टिकट दिया है। पहली लिस्ट में जेडीयू ने जहां लवकुश समाज को प्राथमिकता दी थी, वहीं दूसरी लिस्ट में पिछड़ा समाज को बड़ी प्राथमिकता दी गई। जेडीयू की दूसरी सूची में पिछड़ा समाज से 37, अति पिछड़ा समाज से 22, सवर्ण समाज से 22, अनुसूचित जाति से 15, अनुसूचित जनजाति को भी टिकट दिया गया है। वहीं जेडीयू ने अपनी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट में 13 महिलाओं को भी जगह दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से बाहर मानी जा रही बहुजन समाज पार्टी अब एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में हुई बीएसपी की रैली ने राज्य का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया है। इस रैली के बाद एक तरफ मायावती ने अपनी ताकत दिखा दी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीएसपी के युवा चेहरों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। खासकर मायावती के भतीजे आकाश आनंद अखिलेश यादव के निशाने पर हैं, जो पार्टी में नई ऊर्जा के प्रतीक माने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल के बयानों में कई बार आकाश आनंद पर टिप्पणी की है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज हो चुकी है। लखनऊ की जनता कहती कि बीएसपी की रैली ने राजनीति को बेहद गर्म कर दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर भी सरगर्मी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है। सपा नेताओं का कहना है कि जेपीएनआईसी समाजवादी विचारधारा और संघर्ष का प्रतीक है और सरकार इसे बेचने में जुटी हुई है। जेपीएनआईसी समाजवाद की पहचान है, समाजवादी विचारों से इसका निर्माण हुआ था और अब सरकार इसे बेचकर इतिहास को मिटाना चाहती है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी ने यह साफ संकेत दे दिया है कि 2027 का चुनाव ही उसका असली मिशन है। पार्टी किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। दिल्ली से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर और सौंदर्यीकरण कार्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो आपकी सोच और कल्पना से परे। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों की जमीन को कम दामों में खरीदा गया। संजय सिंह ने कहा कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर 250 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। संजय सिंह बोले, जो कागज मैं दिखा रहा हूं वो मैंने नहीं बनाए, ये दूसरे विभाग के लेखा परीक्षा विभाग में तैयार हुए हैं। मैं बीजेपी भक्तों से कहना चाहता हूं कि भक्ति छोड़ो और इनका असली चेहरा पहचानो। प्रभु श्री राम के ये नहीं हुए तो किसी के क्या होंगे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि संजय सिंह के पास बीजेपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो क्या संजय सिंह कोर्ट का रुख अपनाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी संजय सिंह के आरोपों पर कैसे जवाब देती। तो बीजेपी के भक्त बहुत दुखी थे। वो बार बार, और ये सब काम किसके समय में हुआ ये भी आप जान लीजिए। जो 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, शायद ऊपर ही दिया गया होगा, हाँ, ये 4 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं।
इस अवधि में जब ये भ्रष्टाचार हुआ है तो कौन कौन से अधिकारी थे इस अवधि में, उनका नाम दिया गया हुआ गिरीशपति त्रिपाठी महापौर अयोध्या, विशाल सिंह नगर आयुक्त अयोध्या, संतोष कुमार शर्मा नगर आयुक्त अयोध्या, नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त एवं लेखा अधिकारी, ये लोग थे। एक बार नाम सर रिपीट कर दीजिए। विशाल सिंह जो अभी मौजूदा में सूचना निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय ये नगर आयुक्त भी थे और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी थे। ये इतने ज्यादा योग्य थे, इनको दो दो काम दे रखा था। किस साल का था मामला सर? ये मामला है 20/6/2023 से 31/3/2024 के बीच का। एक मामला है विशाल सिंह के अवधि का 1/4/2023 से 26/2/2024 का। संतोष कुमार शर्मा का मामला है 27/2/2024 से 31/3/2024 का। और नरेंद्र प्रताप सिंह वित्त और लेखाधिकारी जो है 1/4/2023 से 31/3/2024 का। तो ये पूरा माता के चारे खाने तक इन चंदा चोरों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और हम इनसे जवाब मांगते रहेंगे। और मैं चाहता हूं जिनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है उनको भी जवाब मांगना चाहिए। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई भाजपा का समर्थक ये चाहेगा कि भगवान को भी धोखा दिया जाए, भगवान के नाम पर भी लूट की जाए और भ्रष्टाचार किया जाए? क्या कोई भाजपा का भी समर्थक जो प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वो चाहेगा कि इस तरह से गौ माता के चारे खाने से लेकर सड़क निर्माण से लेकर सोलर लाइट की योजना से लेकर हर काम में भ्रष्टाचार किया जाए? दुखी होते हैं भाजपा के समर्थक कि हम तो अयोध्या हार गए। अयोध्या क्यों हारे? इसी वजह से हारे आप। आज पता चला, हमें तो नहीं पता था। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि उनके भक्त जो बनने की कोशिश कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो लोग खर्च कर रहे हैं, हम तो नहीं जान पाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और विधायक कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने जयपुर असावरा अहमदाबाद ट्रेन में एसी कोच यात्रियों के लिए कंबल कवर सुविधा की शुरुआत की है और उसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर विकसित यात्री सुविधाओं को जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक तौर से पुनः ताकतवर हो रहा है और अब दुनिया भारत की ओर गाइडेंस के लिए देख रही है। कहते हैं कि अदालतें न्याय का मंदिर होती हैं, लेकिन आजकल इस मंदिर में भी लाल रंग की मोहब्बत के छींटे पड़ गए। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दरअसल कानून की किताबों के बीच कैमरे के सामने एक वकील साहब ने अदालत की दलीलें नहीं, आशिकी की मिसाल पेश कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई चल रही थी, या फिर यूं कहें चलने ही वाली थी। सभी लोग ऑनलाइन लॉगिन कर चुके थे, जज साहब आने वाले थे, पर वकील साहब शायद ये भूल गए कि वो कोर्ट में हैं, कैमरे पर हैं और लाइव भी। फिर जो हुआ उसने न्याय की मर्यादा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि वकील साहब के पास खड़ी महिला, जिसका वो हाथ थामते हैं, थोड़ी झिझक, थोड़ी खींचतान और फिर एक चुंबन, बस इतना ही काफ़ी था इंटरनेट को हिलाने के लिए। वीडियो वायरल हुआ और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा कि ये है डिजिटल इंडिया, जहां जज सुनवाई करते हैं और वकील ट्रेंडिंग में आते हैं। तो किसी ने तंज कसा, जब कानून और कैमरा आमने सामने हो तो शर्म भी अपील करने चली जाती है। मुद्दा मजाक से बड़ा है, क्योंकि जिस व्यवस्था पर लोग अपना भरोसा टांग देते हैं, वही व्यवस्था अगर मजाक बन जाए तो फिर न्याय पर विश्वास आखिर कैसे बचेगा। हर छोटे केस की सुनवाई में जहां एक एक शब्द तोला जाता है, वहां ये दृश्य मर्यादा की हत्या करने जैसा लगा। फिलहाल वीडियो की पुष्टि राष्ट्र टीवी नहीं करता, पर सच चाहे जो भी निकले, विश्वास की चोट तो लग ही चुकी। लोग पूछ रहे हैं
कि अगर न्याय के मंदिर में भी कैमरे के सामने ऐसी हरकतें होंगी तो फिर बाकी मंचों से शालीनता की उम्मीद आखिर कौन करेगा। कानून की किताबें अब शायद एक नया सेक्शन चाहेंगी, वर्चुअल सुनवाई में भावनाओं पर नियंत्रण की धारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोवा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोवा में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज होने जा रही हैं। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी है कि 50 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत के चुनाव 13 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। इन चुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में इस बार वार्डों का परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण शामिल, जिसका मतलब है कि कई सीटों की सीमाएं और आरक्षित श्रेणियां बदली जा सकती हैं, जिससे दलों को अपने उम्मीदवार चयन की रणनीति दोबारा तय करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पंचायत चुनाव राज्य में ग्रामीण मतदाताओं के रुझान का संकेत भी देंगे। वहीं इसके कुछ महीनों बाद मार्च 2026 में नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं, जो शहरी इलाकों में जनता की नब्ज को समझने में मददगार साबित होंगे। राजनीतिक दल अब अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी सभी स्तर पर रणनीतिक बैठकों का इनमें दौर शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि इन दोनों चुनाव के नतीजे ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गोवा की सत्ता की दिशा किस ओर जा सकती। गोवा जेडपी इलेक्शन जो जिला पंचायत इलेक्शन है वो दिसंबर 13 को होगी और उसकी घोषणा जो है नवंबर 13 तक की जाएगी। मैं आपको बता दूं, गोवा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जेडपी इलेक्शन की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उनकी जो घोषणा है ऑफिशियली जो वो 13 नवंबर तक हो सकती है और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट बिल लगेगी। मैं आपको बता दूं, गोवा में टोटल 50 जेडपी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जहाँ पे 25 नॉर्थ गोवा में तो 25 साउथ गोवा में, और उन सभी का जो टर्म है वो जनवरी तक ख़त्म हो सकता है और उससे पहले जो है उनको दिसंबर 13 तक इलेक्शन कमीशन को उनकी इलेक्शन लेने की तैयारी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जेडपी इलेक्शन है वो सभी पार्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी समय उनको अपनी जो 2027 में असेंबली इलेक्शन है उसकी प्रिपरेशन के लिए वक्त मिलेगा और उनको ये भी पता चलेगा कि उनकी जो होल्ड है वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हो सकती है। उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ उनको इस जेडपी इलेक्शन में पता चलेगा और जेडपी इलेक्शन हर एक गांव में होगा तो उनको ये पता चलेगा उनके गांव में जो चेंजेस है, उन गांव के क्या डिमांड्स है, उन गांव में उनका जो होल्ड है वो किस प्रकार है, वो उनको इस जेडपी इलेक्शन को मिलेगा। तो इस प्रकार एक कह सकते हैं कि जो आने वाली 27 इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन, उसके लिए जो वार्म अप मैच है वो जेडपी इलेक्शन तय करेगी। उसी के साथ साथ मार्च में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन होगी, जहाँ पे जो पार्टीज़ है उनको अपनी जो अर्बन एरियाज़ में क्या होल्ड है और पता चलेगा। उनको उस समय दोनों मार्च तक जो गांव और अर्बन सिटीज़ जो है उन दोनों के बीच में उनको कहाँ पे काम करना है, कौन सी जगह पे ज़्यादा वक्त देना है, उनकी वीकनेसेस क्या है, इन सब की तो है वो उस पार्टी को पता चलेगी। गोवा में हालांकि बहुत सारे पार्टीज़ जो है वो अभी सक्रिय है, जिसमें से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, गोवा फॉरवर्ड, आरजेपी, एमजेपी, ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ है जो 27 के इलेक्शन में उतरेंगे। तो उससे पहले जो उनको जो वार्म अप मैच चाहिए, उनके जो एक्सपीरियंस लेना होगा कि उनको कहाँ काम करना है, वो सब जेडपी इलेक्शन में उनको पता चलेगा। मैं तुकाराम मराठे, राष्ट्र टीवी के लिए पणजी से। फोंडा तालुका के वालपुई विधानसभा क्षेत्र के उस गांव गंजम पंचायत क्षेत्र में कचरा फेंकने की एक गंभीर घटना सामने आई। वार्ड नंबर 6 में एक व्यक्ति को सड़क किनारे कचरा फेंकते हुए स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। स्थानीय निवासी संदीप नाइक ने फौरन उस व्यक्ति को रोका और पंचायत सदस्यों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सरपंच प्रकाश उर्फ संजय गौड़े, अन्य पंच सदस्य मौके पर पहुंचे और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया है। सरपंच प्रकाश उर्फ संजय गौड़े ने बताया कि पंचायत इस मामले में सख्ती बरतेगी और उस व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में बार बार कचरा फेंके जाने की शिकायतें मिल रही थी, इससे स्थानीय लोग सतर्क थे। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों से इस सड़क के किनारे लगातार कचरा देखा जा रहा था। लोगों ने निगरानी रखी और आज सुबह व्यक्ति को कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। पहले तो आरोपी ने इनकार किया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वो ठेकेदार के कहने पर पीएनजी फैक्ट्री का कचरा फेंक रहा था। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और आगे की जांच की जा रही है। साथ ही पंचायत ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई भी इस तरह का कचरा फेंकते पकड़ा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सोचिए अगर कोई मुल्क ऐसा हो जो एक तरफ युद्ध के बीच भी शांति की बातें करता रहे और दूसरी तरफ दोनों दुश्मनों को एक मेज पर ला बैठा है। जी हाँ, एक बार फिर वही हुआ है और इस बार भी बीच साबित हुआ है कतर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो पड़ोसी मुल्क जिनके बीच 2600 किलोमीटर लंबी सरहद है, लेकिन इस सरहद के दोनों ओर 4 दिन से बारूद की बू आ रही थी, गोलियों की गूंज थी और युद्ध के हालात थे। पर अब एक अस्थायी सन्नाटा छा चुका है क्योंकि कतर की पहल पर दोनों देशों ने अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ये हुआ कैसे? अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह महाजिद ने सबसे पहले बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्ध विराम किया जा रहा है, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान की ओर से भी कहा गया कि तालिबान के अनुरोध पर हम रुके हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे की बात नहीं बल्कि कतर की बात मान रहे थे और इसी बीच हुआ एक अहम फोन कॉल। कतर के विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज अल खिलाइफी ने बात की पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से। फोन पर बस एक संदेश, इलाके को अब शांति चाहिए, और फिर दोनों ने मिलकर यही बात दोहराई। कतर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। कतर जिसे तालिबान का भरोसेमंद दोस्त कहा जाता है, वही कतर जिसने साल 2021 में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौता कराया था, वही कतर फिर से मध्य एशिया की सियासत में शांति का दूत बनकर सामने आया है। सवाल बस इतना है, क्या ये शांति टिक पाएगी या फिर ये भी कतर की कूटनीति की एक और अस्थायी जीत बनकर रह जाएगी? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये लाइनें आज के कथित इंसान के लिए एकदम सटीक बैठती हैं, जो चंद पैसों के खातिर इंसानियत का कत्ल करने से भी परहेज नहीं कर रहा। अपने आप को विकसित कहने वाला अमेरिका में तो मानवता हाशिए पर खड़ी दिखाई दे रही। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका में शव व्यापार के काले बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे देख मानवता कांप उठी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में कई निजी कंपनियां सामने आईं जो मृत व्यक्तियों के शरीर इकट्ठा करती हैं, उन्हें अंगों में बांटती हैं और शैक्षणिक संस्थानों या चिकित्सा उपकरण कंपनियों को भेज देती हैं, जहां इन कंपनियों का दावा होता है कि वो शवों का इस्तेमाल सिर्फ शोध और शिक्षा के लिए करते हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्या हो जब शैक्षणिक संस्थानों या चिकित्सा उपकरण कंपनियों की आड़ में कुछ अलग ही खेल चल रहा हो? जांच में कई बार पाया गया कि कई संस्थाएं इस काम से मुनाफा कमा रही। वैसे तो अमेरिका में मानव अंगों की बिक्री पर कानूनन रोक है, लेकिन प्रसंस्करण, संरक्षण और परिवहन के नाम पर शुल्क लेना वैध माना जाता है और इसी कानूनी छूट का इस्तेमाल कई निजी कंपनियां लाभ कमाने की खातिर कर रही। विशेषज्ञों के अनुसार यही लूपहोल इस कारोबार के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण। 2017 में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि अमेरिका की 25 से अधिक कंपनियां शवों और अंगों की बिक्री से लाखों डॉलर का मुनाफा कमा चुकी। 2011 से 2015 के बीच इन कंपनियों ने कम से कम 50,000 शव और करीब 1.8 लाख अंग वितरित किए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये खेल आखिर होता कैसे है। दरअसल अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों और मेडिकल अनुसंधान केंद्रों को पर्याप्त संख्या में शव नहीं मिल पाते और इसी कमी का फायदा निजी कंपनियां उठा रही। वो परिवारों को मुफ्त अंतिम संस्कार या वैज्ञानिक योगदान के नाम पर शव लेने के लिए राजी करती हैं और बाद में उन्हीं शरीरों को अंगों में बांट कर बेचती हैं। ये ठीक उसी तरह का काम है जैसे एक चोरी की कार को कई हिस्सों में करके अलग अलग स्थानों पर बेच देना, और ये सब हो रहा है कमजोर निगरानी और नियमों की कमी के चलते। इन कंपनियों की बढ़ती पैसों की भूख के कारण इस क्षेत्र में धोखाधड़ी, शवों के अपमान और पारिवारिक शोषण जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई अमेरिकी राज्यों में बेघर या जिनके परिजन नहीं होते, ऐसे मृत व्यक्तियों के शव भी वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भेजे जा रहे हैं। कई मामलों में परिवारों को इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। हाल ही में टेक्सास में सैकड़ों शवों के उपयोग की पुष्टि की गई, जिन्हें अनुसंधान केंद्रों में प्रशिक्षण के नाम पर भेजा गया था। शव दान के नाम पर चल रहे इस खेल को लेकर दो मत सामने आते हैं। पहला, इसे चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि दूसरा, इसे मानव शरीर का व्यावसायिक शोषण बताते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।